अगला सवाल है अपना। पेन का चेंज कलर कर लेते हैं, ग्रीन कलर बेस्ट रहेगा। भानु स्पेंड 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट, 10% ऑन स्टेशनरी, 14% ऑन ट्रांसपोर्ट एंड 18% ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड द बैलेंस ऑफ रुपीज़ 1520 ऑन रिमेनिंग आइटम। व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ भानु। देखो सवाल में जो जो बोला ना, बिल्कुल एकदम इजी लैंग्वेज में बोल रखा है। कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस वाली लैंग्वेज तो यहाँ पे यूज़ नहीं करी है, फिजिक्स वाली लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ नहीं करी है ना। तो यहाँ पे देखो भानु जो है वो स्पेंड करता है 20% अपनी मंथली सैलरी का रेंट पे, 10% ऑन स्टेशनरी, 10% किसका, टोटल सैलरी का, तो और 14% ट्रांसपोर्ट पे, 18% इलेक्ट्रिसिटी पे, और जाके बाकी जो ये सब खर्च करने के बाद फिजूल के जो खर्चे हैं, जो भी रेंट हो गया, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, उन सभी को खर्च करने के बाद उसका जो बैलेंस बच जाता है, जो कि कितना बच जाता है, 1520 रुपये। देखो सबसे पहले उसकी इनकम कितनी होगी, 100% उसकी इनकम होगी। उसमें से वो कितना खर्च कर देता है भाई, 20% खर्च कर देता है वो रेंट पे। इन सभी को मैं प्लस कर दूंगा, जो कि मुझे पता चल जाएगा कितना परसेंट मैंने टोटल खर्च किया है। और जब मैं उसको 100 में से माइनस कर दूंगा तो जो मेरा परसेंटेज बैलेंस में बचेगा उसी की वैल्यू दे रखी है ये, और कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पे। तो 20% मैंने रेंट पे खर्च किया, 10% मैंने स्टेशनरी पे खर्च किया, 14% मैंने ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया, 18% मैंने इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च किया। तो अब ये टोटल मेरे कितने परसेंट खर्च किया, 30, 40 और 50 और 8 4 12, 62। इसका मतलब 62% मैंने खर्च किया है टोटल। 100 में से जब मैं 62 माइनस करूंगा तो आएगा कितना, 38%। इसका मतलब 38% मेरे पास क्या है, बच गया है। और बचा कितना है, 1520। तो सवाल में इसी 38% की वैल्यू मुझे यहाँ पे 1520 रुपये दे रखी है। मुझे फाइंड करना है व्हाट इज़ द मंथली सैलरी ऑफ भानु, मतलब 100% की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि उसकी सैलरी 100% थी ना। तो मुझे यहाँ पे 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ 19 से काटूँ, 19 दूनी 38 और 19 अट्ठे 152, और ये दो का ही 50 गुना है अपना 100। तो ये इधर भी मैं इसका 50 गुना कर दूंगा, तो 8 5 जब 40 मतलब 4000। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, माधुरी स्पेंड 80% ऑफ हर सैलरी एंड सुषमा स्पेंड 95% ऑफ हर सैलरी, बट द सेविंग ऑफ बोथ आर इक्वल। फाइंड द इनकम ऑफ सुषमा इफ द सम ऑफ देयर इनकम इज 10,000। देखो यहाँ पे कुछ और नहीं बोल रखा है। यहाँ पे जो माधुरी है ना वो स्पेंड करती है 80% अपने सैलरी का, ठीक है। और जो सुषमा है वो स्पेंड करती है 90%, 95% अपने सैलरी का। लेकिन उन दोनों का जो सेविंग है ना वो इक्वल है। यही तो एकदम सबसे प्यारी लाइन है इस सवाल की, जो कि इस सवाल को एकदम नीचे गिरा देता है। नीचे गिरा देता है मतलब इसकी लेवल एकदम कम कर देता है। भाई अगर माधुरी स्पेंड कर रही है 80% अपने सैलरी की, और सुषमा स्पेंड कर रही है अगर 95% सैलरी की, तो सेव कितना करती होगी ये, 20% सेव करती होगी। टोटल उसकी 100% सैलरी थी, जिसका 80% वो खर्च कर देती है, तो 20% सेव करती है। और यहाँ पे अगर ये 95% खर्च कर देती है तो 5% सेव करती है। और सवाल में यही बोला गया है, दोनों का जो सेविंग है वो इक्वल है। इसका मतलब माधुरी का 20% जो कि वो सेव करती है, और सुषमा का जो 5% यहाँ पे जो सेव करती है, वो दोनों बराबर है। यहाँ पे माधुरी का 20% सुषमा के 5% के बराबर है। सवाल में यही बोल रखा है। तो यहाँ से मुझे फाइंड करना है, इफ़ द सम ऑफ देयर इनकम इज 10,000 देन फाइंड द इनकम ऑफ सुषमा। अगर उन दोनों की इनकम का जो सम है अगर वो 10,000 के बराबर है, तो मुझे सुषमा की वैल्यू फाइंड करनी है। सुषमा की कितनी इनकम थी, मतलब सुषमा की 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ से मैं दोनों का रेशो फाइंड कर सकता हूँ, बिल्कुल। जब मैं रेशो निकाल लूंगा ना तो मैं कुछ भी फाइंड कर सकता हूँ जो सवाल में यहाँ पे पूछा गया है। तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 से 4 बार में चला जाएगा। अगर मैं एस को यहाँ पे नीचे लाऊंगा, यहाँ तो कुछ नहीं बचा 1, और 4 को मैं यहाँ नीचे लाऊंगा, तो माधुरी और सुषमा का रेशो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1:4। तो 1:4 उनकी क्या आ जाएगी, सैलरी का रेशो आ जाएगा। और सवाल में ये बोल रखा है इफ़ द सम ऑफ देयर इनकम इज 10,000, उन दोनों का सम का वैल्यू कितना दे रखा है, 10,000। अगर मैं इन दोनों का सम करूँ कितना आएगा, 5 यूनिट। तो इसी 5 यूनिट की वैल्यू सवाल में दे रखी है 10,000। तो यहाँ से मुझे फाइंड करना है सुषमा की इनकम। सुषमा की इनकम कितनी है, 4 यूनिट। तो यहाँ से मुझे 4 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अगर मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करूँ, 5 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितने बार में जाएगा, 5 से डिवाइड करूँगा तो कितने बार में जाएगा, 2,000। और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2,000 आई है, मुझे 4 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इसके 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ। तो 4 से जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 8,000, तो सुषमा की इनकम कितनी हो जाएगी, 8,000। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अगले सवाल पे चलते हैं अपना। 10,000 इन द नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इज इंक्रीज्ड। क्या दे रखा है ये, है ना। इंग्लिश वाले में देखोगे ना तो थोड़ा सा यहाँ पे अधूरा सा क्वेश्चन देखा, लेकिन हिंदी में देखोगे किसी व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपये थी और मासिक खर्च 10,000 रुपये था।
ठीक है, ये यहाँ पे 10,000 से दे रखा है। अगले वर्ष उसकी आय में 12% और खर्च में 5% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में वृद्धि के प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो सवाल में समझ, पहले आप सवाल को समझो। एक व्यक्ति है, उसकी मासिक आय कितनी है, 12,000 रुपये, ठीक है, और वो खर्च कितना करता है, उसमें से 10,000 वो खर्च करता है। तो उसके सेविंग में बताना है। सबसे पहले आप यहाँ पे समझो, जब भी आपको इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला सवाल आए तो वहाँ पे एक ही फॉर्मूला लगता है, और जो कि है क्या, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग, है ना। भाई हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कमाई करता है, जिसमें से कुछ हिस्सा वो खर्च करता है और जो भी बाकी बच जाएगा वो सेविंग करता है। ठीक है, तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग, मतलब इन दोनों को जब मैं प्लस करूँगा हमेशा उसके इनकम के बराबर होना चाहिए। अब सवाल में बोला गया है उसकी जो मासिक आय है वो 12,000 है, इसका मतलब वो मंथली कितना रुपए कमाता है, 12,000 रुपये कमाता है, जिसमें से वो 10,000 रुपये क्या खर्च कर देता है। ठीक है, तो 10,000 रुपये वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है, तो बाकी का बचा उसका सेविंग होगा। बाकी का बचा कितना है, 2,000, तो 2,000 उसकी क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से क्या बोल रखा है, उसकी जो इनकम है उसमें 12% बढ़ाया गया है। अगर मैं इसका 12% बढ़ाऊँ, देखो मैं दोनों तरफ रेशो से भी कर सकता हूँ। अगर मैं 3 3 0 दोनों तरफ से हटा दूँ, ऐसे मेरे लिए थोड़ा सा बर्डन हो रहा है, फिर सो हल्का हो जाएगा बोझ मेरे ऊपर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 10 2, है ना। दोनों तरफ मैं दो दो से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 2 6 12 और 2 5 10, 2+2 1 बार में जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे 6 का 12% बढ़ाना है, मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ, क्योंकि जब भी 100 का मल्टीपल रहता है ना तो उसका परसेंटेज बढ़ाना बहुत आसान होता है। अब ये आ गया मेरा फाइनल। ठीक है, अब यहाँ से मैं इजीली कर सकता हूँ, अगर उसकी इनकम 12% बढ़ाई जा रही है, अगर मैं 600 का 12% बढ़ाऊंगा तो कितना परसेंट बढ़ेगा, देखो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 12 6 72, इसका मतलब 600 का 12% कितना है, 72, तो यहाँ पे उसकी कितने परसेंट बढ़ जाएगी, कितना रुपए बढ़ जाएगा, 72 रुपए बढ़ जाएगा। 12% बढ़ा है तो 72 बढ़ेगा। और उसका एक्सपेंडिचर कितना परसेंट बढ़ा है, 5%। अगर मैं 500 का 5% निकालूं, जो कि कितना आएगा, परसेंटेज से दोनों जीरो कट जाएगा, 5 5 25, इसका मतलब 500 का 5% क्या होता है, 25, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है, 25 रुपये से। तो देखो उसका सेविंग कितना बढ़ेगा, देखो यहाँ पे इनकम जो होता है हमेशा एक्सपेंडिचर जमा सेविंग होता है। अगर उसका इनकम 72 रुपये से बढ़ा है ना तो उसका सेविंग 25 रुपये से बढ़ा है, तो उसका एक्सपेंडिचर अगर 25 रुपये से बढ़ा है तो उसका सेविंग कितने रुपये से बढ़ेगा, बताओ। यहाँ पे इसको इसमें से माइनस कर दो, क्या आएगा अपना, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पे 6 में से 2 गया 4, इसका मतलब उसका सेविंग जो है वो 47 रुपये बढ़ेगा 100 में से। ये दोनों का सम हमेशा इस वाले के बराबर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे फाइंड करना है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग, मतलब कितना परसेंट उसकी सेविंग में बढ़ोतरी की गई है वही मुझे बताना है। भाई 100 में 47 बढ़ाया गया है, देखो 100 इतना प्यारा नंबर है ना हमारे, कि इसमें जो भी चेंज आता है वो डायरेक्टली परसेंटेज में आता है। इसका मतलब अगर मैं 100 में से 59 माइनस करूँगा ना तो इसका मतलब ये है कि मैं 59% माइनस कर रहा हूँ। अगर मैं 100 में 47 यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ ना तो इसका मतलब मैं उसमें कितना परसेंट बढ़ा रहा हूँ, 47% बढ़ा रहा हूँ। तो अपना आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है अपना, आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन ग्रोसरी एंड 30% ऑफ द रिमाइंडर ऑन मंथली हाउस रेंट। देखो ये जो अपना हमने 146 वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल उससे रिलेटेड है। यहाँ पे अपना 146 वाला ये जो क्वेश्चन अपना, ये वाला इस तरीके के सवाल जो रेंट पे, फिर 10% स्टेशनरी पे, 14% ट्रांसपोर्ट पे, 18% इलेक्ट्रिसिटी पे, बिल्कुल उससे रिलेटेड है ये। लेकिन यहाँ पे एक नया कंसेप्ट, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया जो कि क्या है अपना रिमाइंडर। अभी रिमाइंडर आप समझो, जब मैं इस सवाल को करवाऊँ ना, जब मैं करवा रहा हूँ तो देखो कैसे करते हैं रिमाइंडर वाले को। आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन ग्रोसरी, मैं मान के चलता हूँ उसकी सैलरी 100% होगी, अपने आप में कोई भी चीज़ पहले 100% होती है, उसका वो 20% किस पे खर्च कर देता है, ग्रोसरी पे खर्च कर देता है। अब 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है, तो जब मैं 100 में से 20 माइनस कर दूंगा 80%, इसका मतलब उसकी सैलरी अब कितना बचा है, 80%, और 80% ही क्या है अब अपना रिमाइंडर है। अब इसी रिमाइंडर का 30% वो खर्च करता है हाउस रेंट पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो 80 है ना इसका वो 30% खर्च करेगा हाउस रेंट पे। अगर मैं परसेंटेज से दोनों जीरो काट दूं तो ये 24, इसका मतलब 80% में से वो 24 खर्च कर देता है अपने हाउस रेंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे उसके पास कितना बैलेंस बच जाएगा बताओ। भाई 24 अगर मैं इसमें माइनस करूँगा 56%, इसका मतलब अब उसके पास कितना अमाउंट बच जाएगा, उसके सैलरी का 56% बच जाएगा। अब मैन इज लेफ्ट विद ₹8,400। देखो परसेंटेज में कितना उसके पास बचा, 56%, और ऐसे रियलिटी में कितना बचा उसके पास, 8400। तो सवाल में इसी 56% की वैल्यू 8400 दे रखी है, और मुझे क्या पूछ रखा है, व्हाट इज हिज मंथली सैलरी, मुझे मतलब 100% की वैल्यू पूछ रखी है, और मुझे 56% की वैल्यू पता है, 100% की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ ईजिली।
देखो दोनों में कॉमन अगर मैं देखूँ तो दोनों में कॉमन 4 है ना। 4 से ये 14 बार में जाएगा, 14 4 जा 56, और ये 25 चौका 4 है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 बनाऊँ, अगर मैं इसको 14 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे अगर मैं 14 से डिवाइड करूँ तो 600। इसका मतलब 4% की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है, 600। मुझे तो 100% की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इस 4% की 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ, तो मुझे 100% की वैल्यू मिल जाएगी 25 छिक्का 150, और डबल जीरो मतलब 15,000। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आ जाएगा। इसका मतलब उस आदमी की सैलरी कितनी थी, 15,000 रुपये मंथली सैलरी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अगले सवाल पे चलते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 150 में क्या बोल रखा है, कुमार्स की जो सैलरी है वो 30,000 रुपये है पर मंथ। ही स्पेंड 25% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड एंड रेंट एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एजुकेशन, but he pays 5% of his total salary on paying the income tax and save rupees 8,000. After all these three deductions, what is the amount in rupees available with him after his savings? अब देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, जो कुमार की जो सैलरी है ना वो 30,000 रुपये है पर मंथ। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। वो स्पेंड करता है 25% अपने सैलरी का फूड पे और रेंट पे, और 20% उसका रिमेनिंग, जो भी फूड और रेंट के बाद जो रिमेनिंग बच जाता है उसका 20% वो खर्च करता है एजुकेशन पे। देखो यहाँ पे 30,000 है, अभी तो इसको मारो गोली। अभी मैं मान के चलता हूँ उसकी सैलरी अगर 100% है, क्यों 100% मान के चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी दे रखा है यहाँ पे परसेंटेज में दे रखा है, यहाँ पे 20%, यहाँ 25%, यहाँ 5%, तो मेरे लिए माइनस करना ईजी होगा। 100% अगर उसकी सैलरी है तो उसमें से 25% वो फूड और रेंट पे खर्च कर देता है। 25% अगर वो फूड और रेंट पे खर्च कर देगा तो कितना उसके पास बचेगा, 75%। तो 75% उसके पास क्या बच गया, उसका रिमेनिंग अमाउंट बच गया, रिमेनिंग सैलरी बच गया इस पे, इन सब पे खर्च करने के बाद फूड एंड रेंट। अब सवाल में यही बोला गया है 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एजुकेशन, मतलब 75% का 20%। 20% यहाँ पे मैं फ्रैक्शन निकाल सकता हूँ 1/5। भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना 1/5, तो अगर मैं इसका 1/5 करूँगा तो मुझे 20% आ जाएगा जी। कितने बार में जाएगा, 15। इसका मतलब 75 में से 15% वो किस पे खर्च कर देता है, वो खर्च कर देता है एजुकेशन पे। तो 75% में से जब मैं 15% माइनस करूंगा तो कितना बचेगा अपना 60%। तो 60% अब उसके पास टोटल उसके सैलरी का बच गया। बट ही पे 5% ऑफ हिज टोटल सैलरी। देखो यहाँ पे रिमेनिंग बोल रखा था ना 20% ऑफ रिमेनिंग, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रखा है 5% ऑफ हिज टोटल सैलरी। टोटल सैलरी कितनी, 100%। 100% का 5% 5% होता है, इसका मतलब 5% अपने टोटल सैलरी का वो पे करता है इनकम टैक्स एंड सेव 8,000 रुपये। भाई उसकी अभी कितनी बची है 60%, उसमें से वो 5% इनकम टैक्स दे देता है। 5% यहाँ पे रिमेनिंग, रिमेनिंग वाला नहीं है ये टोटल 100% का 5% है, इसलिए मैं इसमें डायरेक्ट 5% माइनस करूँगा तो कितना आएगा 55%। तो 55% कुल मिला के उसके पास अमाउंट बच जाता है, और वो सेव भी करता है 8,000 रुपये। ठीक है, इसी में वो 55% में ही वो यहाँ पे सेव भी करता है 8,000 रुपये। लेकिन मुझे क्या बताना है, आफ्टर ऑल दिस थ्री डिडक्शन वॉट इज़ द अमाउंट इन रुपीज़ अवेलेबल विद हिम आफ्टर हिज सेविंग। मतलब जब ये तीनों डिडक्शन, जो ये फूड रेंट वाला है, एजुकेशन वाला है और इनकम टैक्स, जब मैं इनका डिडक्शन कर दे रहा हूँ तो उसके पास कितना रुपए बच जा रहा है सेविंग का भी हटा के, आफ्टर हिज सेविंग। देखो सवाल को एक बार और समझो। जैसे मेरी इनकम है 100%, उसमें से मैंने फूड रेंट एजुकेशन और इनकम टैक्स पे कर दिया। अब जो भी मेरे पास अमाउंट बचा है उसमें मैंने 8,000 रुपये उसमें से सेव भी किया है। ठीक है, अब लेकिन सवाल में ये बोला है जो भी मैंने खर्चा किया वो खर्चा अलग, वो खर्चा अलग प्लस में 8,000 अलग से, ये जो सेविंग वाला 8,000 है इसको भी लेके, इसको लेके खर्चा करने के बाद मेरे पास कितना अमाउंट बचा वो मुझे यहाँ पे बताना है। यहाँ पे ये बोला है ना व्हाट इज़ द अमाउंट अवेलेबल विद हिम आफ्टर सेविंग। सेविंग के पास उतना, उसके पास कितना बच गया। तो देखो यहाँ पे खर्चा हमने कितना किया है टोटल, अगर मेरे पास 55% अमाउंट बच जाता है लास्ट में, ये सब करना ही पड़ेगा अपने को ये जो भी झमेला यहाँ पे करना ही पड़ेगा, तभी मेरे यहाँ पे 55% आएगा। तो 55% अगर मेरे पास अमाउंट बच जाता है, इसका मतलब मैंने कुल खर्च कितना किया, 45%। टोटल सैलरी कितनी थी अपनी 30,000, तो 30,000 का मैंने 45% खर्च किया, तो कितना आएगा यहाँ पे। अगर मैं रियल अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, देखो परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, 45 थी 135, इसका मतलब 13,500 रुपये मैंने यहाँ पे खर्च किया है। मुझे बताना है उसके सेविंग के हटा के उसके पास कितना बचा है। 8,000 रुपये उसकी सेविंग थी, तो 8,000 को भी मैं इसमें जोड़ दूंगा, और जो भी आएगा उसको मैं 30,000 में से माइनस कर दूंगा, तो मुझे खर्चा और सेविंग को हटा के पता चल जाएगा अब उसके पास कितना अमाउंट बचा है। तो 13 8 कितना होता है 21,000, 21,500 उसने टोटल खर्चा किया है सेविंग को मिला के। तो जब मैं इसमें 30,000 में से इसको माइनस कर दूंगा जो कि कितना आएगा 8,500, इसका मतलब 8,500 जो रुपये हैं उसके पास बचे हैं
खर्चा और सेविंग को हटा के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। कुछ था नहीं इस सवाल में, लेकिन समझाने में लग गया 4-5 मिनट, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने बिल्कुल टाइम लेके समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके डायरेक्टली डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस आप एक बार और कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए पीवाईक्यूज़ के साथ, कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और कंसिस्टेंसी के साथ अपनी तैयारी एकदम अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।